हाँ जी, तो आज हम मिसलेनियस आगे शुरू कर लेते हैं और आप सब अच्छे होंगे। ठीक है जी, स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनते रहिएगा। अभी थोड़ा सच है, क्वेश्चन आसान है, आप एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप करो, आप सारे निकाल ही लोगे इसे। ठीक है जी, लेकिन फिर भी कुछ कंसेप्ट के लिए एक बार स्टार्ट सुन लेना। जब आप तीन मैट्रिक्स, एक्चुअली यहाँ आपसे एक्स पूछा गया है, आप जानते हो एक्स आ जाएगा एक्स वाली किसी लीनियर इक्वेशन से या क्वाड्रेटिक से या किसी भी इक्वेशन से। ठीक है भैया, तो इक्वेशन तो आपके पास है, लेकिन आप कह सकते हो कि ये अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं है, मैट्रिक इक्वेशन है। मैट्रिक्स इक्वेशन इस वक्त मेरे हाथ में है, लेकिन आप सोचो आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे, एक रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा, इसे मल्टीप्लाई करोगे एक रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा। वो रिजल्टिंग मैट्रिक्स, अब आप बोलोगे सर राइट साइड वो तो जीरो के इक्वल है, ये कैसे हो सकता है एक मैट्रिक्स एक नंबर के इक्वल हो जाए? नहीं हो सकता, लेकिन क्वेश्चन ने दिया हुआ ना इक्वल, यानी जीरो का मतलब जीरो नहीं है, जीरो का मतलब जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट जीरो लिखने होते हैं। तो आप पहले लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर लो, किसी एक खास ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। राइट हैंड साइड जीरो का मतलब पक्का, क्योंकि ये इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड एक मैट्रिक्स आया तो राइट भी एक मैट्रिक्स ही होना चाहिए, यानी ये जीरो मैट्रिक्स है। जिस ऑर्डर की आपकी लेफ्ट हैंड साइड आएगी उसी ऑर्डर की राइट हैंड साइड आप जीरो मैट्रिक्स लिख देना। वन बाय वन ऑर्डर तो इस तरह से, टू बाय टू ऑर्डर तो इस तरह से। जिस ऑर्डर का लेफ्ट हैंड साइड आपका मैट्रिक्स आएगा, अगर वो किसी किसी मैट्रिक्स के इक्वल है तो वहां जीरो मैट्रिक्स है, वो दिया हुआ आपको जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स की जगह आप वो सारे एलिमेंट जीरो करते हुए लिख दोगे और कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन इक्वेट करते हुए यहाँ आपके पास एक्स की इक्वेशन मिल जाएंगी, जिससे आप एक्स निकाल पाओगे। ठीक है, अभी भी आप ध्यान से देखना, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, आप सोचो क्या मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हुए क्या इन दोनों को आपस में अलट पलट कर मल्टीप्लाई कर सकता हूं? क्या क्या मैं ऐसे कर सकता हूं जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स को पहले थर्ड से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे नंबर सिस्टम में हो जाता है, आगे पीछे करके मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मल्टीप्लाई कॉम्पिटेटिव होती है। सर मैट्रिक्स में तो कॉम्पिटेटिव नहीं होती, हम लोग ये पढ़ चुके हैं, सब बच्चों को मालूम है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटेटिव नहीं है, आगे पीछे करके आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। एक बात वो ध्यान देना, यानी ये ऑर्डर में मल्टीप्लाई होगा, पहले फर्स्ट सेकंड से मल्टीप्लाई होगा, जो आएगा वो थर्ड से मल्टीप्लाई होगा, जो आएगा वो जीरो मैट्रिक्स के इक्वल रख के आपको आंसर निकालना है। दूसरा ऑर्डर आप अभी सोच लो, नहीं तो कई बार आप कितने भी अच्छे बच्चे हो, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, अभी आप ये क्वेश्चन ठीक कर सकते हो, लेकिन बाद में कई बार आप ये क्वेश्चन गलत भी कर लेते हो। ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई में ऑर्डर की गलती करते हैं बच्चे, तो ऑर्डर पर ध्यान देना। वन रो थ्री कॉलम इसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर ध्यान दो थ्री बाय थ्री है, इसका ऑर्डर देखो थ्री रो वन कॉलम है। जब आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान दीजिएगा, एक कॉलम से रो ये छूट जाएंगे आपके, और मल्टीप्लाई होकर एक रफ आइडिया लेने को कह रहा हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स आएगा जिसका ऑर्डर वन बाय थ्री आएगा। थर्ड मैट्रिक्स आपके पास यह बचा होगा थ्री बाय वन का। जब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम रो छूटते हुए, एक आंसरिंग मैट्रिक्स आएगा जिसका ऑर्डर वन बाय वन, यानी जिसमें एक ही एलिमेंट आएगा। और अगर ये मैट्रिक्स है तो ये किसी मैट्रिक्स के इक्वल हो सकता है, यानी राइट पर जीरो का मतलब जीरो मैट्रिक्स है, और लेफ्ट पर वन बाय वन ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स है, आप राइट पे भी वन बाय वन ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स लिखोगे। और इक्वेट करते हुए, क्योंकि मैट्रिक्स इक्वल है उनके एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, एलिमेंट इक्वल करते हुए एक्स निकाल दोगे। ठीक है भैया, तो अब मैं इसे शुरू कर लेता हूँ। जिनको लगता है वो मल्टीप्लाई अच्छे से कर लेंगे, कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, वो चाहे तो यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई में जिस बच्चों का हाथ तंग है वो जरूर देख लें। यहाँ पर देखो, ये पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, वन वन जा वन, प्लस टू टू जा फोर, प्लस वन वन जा वन, वन प्लस फोर प्लस वन, ये आपके पास आ जाएगा सिक्स। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, वन इंटू टू टू, प्लस जीरो, टू प्लस जीरो आ जाएगा टू। फिर फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, वन जीरो जा जीरो, टू वन जा टू, वन टू जा टू, ऐड होके आ जाएगा फोर। और देखो जैसे ये तो याद ही होगा ना, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से किया तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पर ये पोजीशन आएगी, और पहली रो सभी कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है भैया, लेकिन अब कोई सेकंड रो नहीं है जो कॉलम से मल्टीप्लाई हो, तो सेकंड रो पे कुछ नहीं आएगा, ये आपका इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आ गया। एक बार यूं भी चेक कर लो, इसका ऑर्डर वन बाय थ्री था, इसका थ्री बाय थ्री था, कॉलम से इसके रो कट गया, आंसर का ऑर्डर वन बाय थ्री आना चाहिए, जो कि मेरे पास आंसर का ऑर्डर वन बाय थ्री आया भी है। ठीक है भैया, अभी ध्यान से देखते रहना। अच्छा देखो, कोई मैट्रिक्स को गलत ना लिखता हो, बिल्कुल एंड में टोक रहा हूँ, मैट्रिक्स सिंबल के साथ ही उसे लिखना। लेटर मैट्रिक्स है मेरे पास जीरो टू और एक्स, ठीक है, जिसका ऑर्डर है थ्री रोज और वन कॉलम, इक्वल है जीरो। फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान दीजिएगा, ये पूरी रो इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, पहली रो पहले कॉलम से एक ही एलिमेंट आना है, ना कोई और रो है ना कोई और कॉलम है। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से देखो, अब की बारी प्रॉपर लिख देता हूँ, सिक्स जीरो जा जीरो, प्लस टू टू जा फोर,
प्लस 4 की x से मल्टीप्लाई 4x इज इक्वल है। और ये 1 बाय 1 ऑर्डर का, ये कॉलम से रो कट गए, ये 1 बाय 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना है, तो राइट पर जीरो मैट्रिक्स का मतलब 1 बाय 1 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स होगा। ठीक है, और चूंकि ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। आप 4 प्लस 4x को जीरो के इक्वल लिख दो, और इससे 4x आपका -4 और x की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है जी, कर लीजिए, जिनका भी रह गया है कर लीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप आगे ट्राई करेंगे तो अपने से भी इजीली कर पाओगे। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सुन के ही कर लो, इधर उधर के जो कंसेप्ट आपको बताए जा सकते हैं वो भी बीच में ऐड करता रहूंगा आप लोगों के लिए। हो गया होगा। कुछ तो ऑलरेडी हुए हुए क्वेश्चन आ रहे हैं मिसलेनियस में, बिल्कुल आसान से देख लो आप। नेक्स्ट मेरे ख्याल से करने जैसा नहीं है। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैं आपको वर्किंग बोल देता हूँ यहाँ पे, आप जस्ट चेक कर लो, खुद कर लेंगे आप, सिर्फ सुन लेना, या मैं करके दिखा देता हूँ, आप कोई करे मत। ए मैट्रिक्स है मेरे पास, ए स्क्वायर -5a + 7 टाइम ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल जीरो प्रूफ करना है। ठीक है, इस जीरो का मतलब भैया हमेशा जीरो नहीं होता, एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड किस पे डिपेंडेंट है आप ये ध्यान दो। लेफ्ट हैंड साइड आपकी ए का मतलब मैट्रिक्स मैट्रिक्स से बनी है, तो मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स का 5 टाइम्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 7 टाइम मैट्रिक्स है, जिन्हें प्लस माइनस करके एक मैट्रिक्स आएगा। और अगर ये किसी के इक्वल है तो मैट्रिक्स के इक्वल होगा, यानी ये जीरो का मतलब हर हालत में जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, और जिस ऑर्डर का लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स आएगा उसी ऑर्डर का ये राइट साइड जीरो मैट्रिक्स है, ये ध्यान देना। इस वक्त ये गिवन नहीं है, ये अपने को प्रूफ करना है, ये भी ध्यान दीजिए आप। ठीक है भैया, तो ये इक्वेशन हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए ए स्क्वायर निकाल लेता हूं। बस इतना ध्यान देना कि जब आपको ए स्क्वायर निकालना है तो किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर उसके एलिमेंट का स्क्वायर नहीं होता, ये काफी पहले हम पढ़ चुके हैं। मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है भैया, मैं ये मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से 3 3 9 -1 ये आ गया 8, 3 1 3 +2 ये आ गया 5। सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, -3 -2 ये आ जाएगा -5। सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, -1 +4 ये आ जाएगा 3। ये मेरे पास ए स्क्वायर आ गया। 5 टाइम ऑफ ए मैट्रिक्स, इसी को बना देता हूँ, यही देख लेना 5 टाइम ऑफ ए। इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे 15 5 -5 10। ठीक है, 7 टाइम ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 7 टाइम ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 7 0 0 7 हो जाएगा। आइडेंटिटी में सबको पता है पोजीशन यहाँ 1 होती है, 7 से मल्टीप्लाई करने पे 7 हो जाएंगे, जीरो को जिस मर्जी से मल्टीप्लाई करो जीरो रहेगा। और अब आप लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई करो, तो ए स्क्वायर का मतलब ध्यान दो आपके पास है 8 5 -5 3, -5 टाइम ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब है 15 5 -5 10, +7 टाइम ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब है 7 0 0 7। अब इसे आप प्लस माइनस कर लो, देख लो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस माइनस होता है। A11 में A11 तीनों मैट्रिक्स के एक ही बारी में ले लेना, 8 -15 -7 -7 + 7 आ गया 0। फिर देखो A12 में A12 सारे एलिमेंट प्लस माइनस करो, 5 बीच वाला साइन ध्यान देना, 5 -5 0 + 0 0। ठीक है, -5 ये बीच वाला साइन बार बार कह रहा हूँ ध्यान देना, हर एलिमेंट के साथ ये साइन आएगा, -5 माइनस माइनस +5 0 0 + 0 0। फिर 3 -10 -7 + 7 0। ठीक है जी, ये आपके पास जीरो मैट्रिक्स आ गया, राइट हैंड साइड आ गई, यानी ये प्रूफ हो गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। नाइन्थ भी आप लोग सब शुरू कर लीजिए, जो मेरे साथ लाइव पढ़ रहे हैं वो शुरू कर लीजिए। नाइन्थ भी जैसा कराया वैसा ही है, मैं आपको प्रैक्टिस कराते हुए कोई भी क्वेश्चन गैप्स नहीं छोड़ता हूँ, आप सभी पुराने बच्चों को मालूम है। तो चाहे चाहे हमारे हुए टाइप है, हम करेंगे जरूर। मैथ्स में इसी चीज़ की तो इम्पोर्टेंस होती है कि एक एक क्वेश्चन करना है हमें। ठीक है भैया, हमारे को प्रैक्टिस कराने वाला भी ऐसा ही मिलना चाहिए जो एक एक क्वेश्चन हाथ से आपको कराए। खैर, अभी बिल्कुल सेम टाइप का ऐसा एक क्वेश्चन हुआ है, जो बच्चे करना चाह रहे हैं बिल्कुल कर लेना, साथ साथ कर लेना।
अच्छा एक सेकंड जरा चेक कर लो, एक सेकंड होल्ड करो। जब आप मैट्रिक्स मतलब एक इक्वेशन है, मैट्रिक्स इक्वेशन है, आपको एक्स निकालना है, ठीक है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके पहले आप इसे सिंप्लीफाइड करेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन, क्या आगे पीछे करके मल्टीप्लाई कर दूं? जल्दी जल्दी सोच लो। तो बोलोगे नहीं सर, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स आगे पीछे करके मल्टीप्लाई करने से आंसर सेम आना जरूरी नहीं होता। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटेटिव नहीं होती है, ठीक है, तो इसी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है। दूसरा, ये जिद करना, जितने बच्चे जानते हैं, ऑर्डर का ध्यान रखना, नहीं तो आप कई बारी जल्दबाजी में, आप जितने मर्जी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, आप यहां मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई ऑर्डर वाइज गलत लिख दोगे, ये हो जाता है, ठीक है, तो ऑर्डर जरूर चेक कर लेना। जैसे एक बारी देखो, पहले ही मन बना लो, ये जो पहला मैट्रिक्स है इसमें एक रो और 3 कॉलम है, 1 रो और 3 कॉलम है। ये सेकंड वाला मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर देखो 3 रो 3 कॉलम है, इसमें लास्ट मैट्रिक्स में 3 रो 1 कॉलम है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कॉलम रो आपस में कट जाएंगे, आंसर का ऑर्डर 1/3 आएगा। जब जब यहाँ जो मैट्रिक्स आएगा उसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये कॉलम रो कट जाएंगे, आंसर का ऑर्डर 1/1 आएगा। राइट साइड जीरो मैट्रिक्स है, 1/1 ऑर्डर की लिख देना और इक्वेट करके एक्स निकाल देना, ठीक है। अब आप फटाफट से शुरू हो जाओ। देखो मल्टीप्लाई करना मैंने शुरू किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, एक्स इंटू 1 एक्स, -5 की जीरो से जीरो रहने दो, जीरो को लिख के करोगे क्या, -2। ये पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हुई, जो भी एलिमेंट आए उन साइनों से वो ऐड हो गए, एलिमेंट जिस साइन से आए थे उसी साइन से ऐड हो गए। अब फर्स्ट रो की देखो, मैं इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी एक्स की जीरो से मल्टीप्लाई जीरो, -5 की 2 से -10, -1 की जीरो से जीरो, कुल मिला के इन तीनों को ऐड करने से -10 आ गया। एक्स की 2 से 2x, 2x -5 -3, ये आ गया 2x-8। जरा सी भी कंफ्यूजन हो दोबारा चेक कर लिया करो, देखो x की 2 से 2x और लिख के कर लिया करो, -5 की 1 से -5, -1 की -3 से -3। और ये मत समझना यहाँ मैंने आपको सिखाया, मेरे को लगा मेरी गलती हो गई, ठीक है, तो मैंने अभी आपको समझाने का बहाना बनाते हुए चेक कर ली कि भाई ठीक है कोई गलत नहीं हुआ, ठीक है, तो उसमें शर्म नहीं होनी चाहिए, ना टीचर को ना बच्चे को करते हुए। भैया हमारे नंबर चले जाएंगे, हम बार बार चेक करके करेंगे ना, बात आसान मुश्किल की नहीं होती है, बात ठीक करने की होती है, एक्यूरेसी की होती है, तो डबल चेकिंग करके चलना चाहिए जहां कंफ्यूजन हो। अब देखो ये रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो x-2 की x से मल्टीप्लाई आएगा x² - 2x, फिर -10 की 4 से करोगे आएगा -40, फिर 2x - 8 की 1 से करोगे ये आएगा 2x - 8, इक्वल है जीरो मैट्रिक्स। और इधर मैं जीरो मैट्रिक्स का मतलब ही लिख देता हूं, अगर यहाँ 1/1 ऑर्डर है तो यहाँ भी 1/1 ऑर्डर होगा, ठीक है जी। और अब ध्यान देना, इसे और सिंप्लीफाई आप कर लोगे तो यह आपके पास आ जाएगा x² - 2x + 2x कट है, -40 -8 -48 है, इज इक्वल है 0, ठीक है। और शिफ्ट करके आप यहाँ x निकाल पाओगे, देखो मैट्रिक्स इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल, इससे x² इक्वल आ गया 48, स्क्वायर उधर जाके रूट और बाहर प्लस माइनस। सीक्रेट सभी पुराने बच्चों को प्लस माइनस का पता है कि प्लस माइनस क्यों आता है, क्वाड्रेटिक है, डबल आंसर आने चाहिए, स्क्वायर उधर जाके रूट बना, क्वाड्रेटिक के 2 आंसर होते हैं, वही 2 रूट यहाँ एग्जिस्ट किए हैं, और यहाँ से आप x का आंसर लिख दोगे, ठीक है भैया, ये 4√3 आपका आंसर आ जाएगा। 48 के पेयर फैक्टराइज कर लोगे ना, 4434 का पेयर है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज और देख लिया करो, जब आपके डबल आंसर आ जाए, एक से ज्यादा आंसर आ जाए, तो आपकी इक्वेशन को वेरीफाई कर रहे हैं कि नहीं। इस लेफ्ट हैंड साइड का मोस्ट सिंप्लीफाइड मतलब ये था, ठीक है। और इसमें आप +- 4√3 कुछ भी डाल लो, ये सेटिस्फाई करेगा। एक्चुअली प्लस माइनस दोनों का स्क्वायर प्लस ही होता है, और 4√3 का 48, 48 - 48 0 आएगा, दोनों सेटिस्फाइंग आंसर है, ठीक है भैया। तो मैं यहीं पर फाइनल कर दूंगा, ये आंसर फाइनल है मेरे, ध्यान से कर लीजिए, जिनका रह गया कर लीजिए, जिनका हो गया वो अगला पढ़ के सोचो, फटाफट से सोच लो। हाँ जी, 10th क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है भैया। और इसमें कोई किसी एक पार्ट में कुछ बच्चों को 50% बच्चों को एक स्लाइटली कंफ्यूजन आ सकता है, अगर आप एक ट्रिक का यूज ना करो। ट्रिक बहुत सिंपल है,
ज़्यादा सिंपल है लेकिन यूज़ करनी पड़ेगी, ये ध्यान दीजिएगा, सीखनी पड़ेगी। तो एक बारी मैं क्वेश्चन आपके लिए क्लियर कर दूं, ध्यान दीजिएगा। उसने बोला एक मैन्युफैक्चरर 3 टाइप के प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट जेड। ये 3 टाइप के जो मेरे प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो मार्केट 1 में सेल किए जाते हैं और मार्केट 2 में सेल किए जाते हैं। ठीक है, मार्केट 1 में प्रोडक्ट एक्स के 10,000 पीस, प्रोडक्ट वाई के 2,000, जेड के 18,000 पीस सेल किए जाते हैं। मार्केट 2 में 6,000, 20,000, मार्केट 2 में वाई के और जेड के 8,000 पीस सेल किए जाते हैं। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है, नंबर ऑफ पीसेस सोल्ड है, ध्यान देना। ठीक है, मार्केट 1 मार्केट 2 में एक्स वाई जेड के कितने कितने पीस सेल किए गए, पहले ये ध्यान दो। फिर हमें यहाँ पर सेल प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, सेल प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है कि एक्स का, वाई का और जेड का। एक्स का एक पीस, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं मैं, ये ए पार्ट है, ए पार्ट में दिया है एक्स का एक पीस 2.50 रुपीज, वाई का एक पीस 1.50 रुपीज और जेड का एक पीस 1 रुपीज का सेल किया जाता है। पहला क्वेश्चन उसका ये है, दोनों मार्केट, ईच मार्केट में जितने भी एक्स वाई जेड के आपने पीसेस सेल किए हैं उनकी टोटल सेल प्राइस बता दो। 12th के बच्चे से ये क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं बार बार, मैंने पहले भी 2-3 क्वेश्चन कराए थे एक एक्सरसाइज में, मैं आपको वहां भी कह रहा था कि इन क्वेश्चनों को हमेशा जब वो कह रहा है मैट्रिक्स मेथड से करो, आप पहले मैट्रिक्स से मत करना, बस ट्रिक ये है, आप पहले रफ सोचो। ठीक है भैया, 6 क्लास का बच्चा सोचता है भैया इतनी घटिया प्रॉब्लम है कि मार्केट 1 में एक्स वाई जेड के इतने इतने पीस हमने बेचे और एक्स वाई जेड का एक एक पीस का सेल प्राइस ये है, तो टोटल सेल प्राइस कितना आया मार्केट 1 में, जितनी भी चीजें आपने बेची, जितने भी प्रोडक्ट बेचे उनकी टोटल सेल प्राइस क्या। 6 क्लास का बच्चा बोलेगा सर मार्केट 1 में एक्स एक्स प्रोडक्ट के हमने 10,000 पीस बेचे, एक पीस का सेल प्राइस 2.50 है, तो 10,000 का 10,000 इंटू 2.50 होगा। ठीक है, मार्केट 1 में वाई के, प्रोडक्ट वाई के 2,000 पीस बेचे, एक की सेल प्राइस ये 2,000 की 2,000 इंटू 1.50 होगी। ठीक है, मार्केट 1 में जेड के 18,000 पीस बेचे, 18,000 इंटू एक, ये इनकी टोटल सेल प्राइस होगी और सब ऐड हो जाएंगे तो मार्केट 1 की टोटल सेल प्राइस आ जाएगी। एक्स वाई जेड की सेल वैल्यू को ऐड कर दोगे, टोटल सेल प्राइस आ जाएगी। ऐसे मार्केट 2 में उसने जो जो प्रोडक्ट बेचे हैं सबकी टोटल सेल प्राइस पूछ रहा है, ध्यान देना, सबकी टोटल। तो एक्स के पीस मार्केट 2 में एक्स के जितने पीस बेचे हैं वो एक्स की सेल प्राइस से मल्टीप्लाई, वाई के पीस वाई के सेल प्राइस से मल्टीप्लाई, जेड के पीस जेड के सेल प्राइस से मल्टीप्लाई, तो टोटल सेल प्राइस आ जाएगा ना। ठीक है भैया, तो यानी अब आप सोचो, एक्चुअली आपको इन तीन नंबरों से मल्टीप्लाई करना है मार्केट 1 की टोटल सेल निकालने के लिए। और अगर आपको ये मैट्रिक्स मेथड से करना है तो ध्यान देना, आप जानते हो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई रो कॉलम से होती है, ध्यान दीजिएगा, रो कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। तो यानी कि ये आपको रो पे लिखना चाहिए, ये कॉलम पे, और इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, मार्केट 1 की टोटल सेल प्राइस आ जाएगी। और ऐसे ही मार्केट 2 की टोटल सेल प्राइस चाहिए, मार्केट 2 के प्रोडक्ट सोल्ड है, प्रोडक्ट सोल्ड है, ये उनकी सेल प्राइस है, यहाँ भी ये रो पे रहे ये कॉलम पे रहे, तो आपस में मल्टीप्लाई होकर टोटल सेल प्राइस आ जाएगा। तो मैं यही इन्हें मैट्रिक्स बना देता हूँ, जानबूझ के मैंने लिखा भी इन्हें ऐसे ही था कि समझाने में कोई दिक्कत ना आए, आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए, इसे मैंने मैट्रिक्स ए बोल दिया, इस वाले मैट्रिक्स को मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स बी बोल दिया। और चूंकि मार्केट 1 के प्रोडक्ट की टोटल सेल प्राइस निकालनी थी जो कि इंडिविजुअल काउंटिंग को कॉरस्पॉन्डिंग सेल प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके ही आती, तो हमने रिस्पेक्टिवनेस कॉरस्पॉन्डिंगनेस का ध्यान दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है भैया, और रो कॉलम पर चीजें लिख दी है, बस अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू बी करूंगा, मार्केट 1 की और मार्केट 2 की टोटल सेल प्राइस आ जाएगी। अभी भी एक मिनट ध्यान से सुन लेना, ऐसे ऐसे ये पहली बारी सुनने में आसान लगता है, मैं अभी कोई नया क्वेश्चन दे दूं अच्छे से अच्छे बच्चे से अटकवा दूंगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, आसान लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी सुनिएगा जरूर। ठीक है, नहीं तो इस टाइप पे आप फंस जाओगे बाद में। ठीक, अभी ध्यान दो, मार्केट 1 की टोटल सेल प्राइस निकाल रहे हैं, रो कॉलम से मल्टीप्लाई, 10,000 की 2.50 से मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास आ गया 25,000, 2,000 की 1.50 से 3,000। ठीक है, मल्टीप्लाई में टाइम मत लगा देना यार, 2,000 का 1.5 गुना कह रहा है, तो 2,000 को एक बारी लो 2,000, 2,000 को आधी बारी लो 0.5 का मतलब 1,000, ऐड करो 3,000, छोटी बात है, ये तो आप में से कोई भी जानता है। 18,000 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 18,000, ये पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। एक्स के पीस इतने पीस बेचे थे, एक की सेल प्राइस ये थी 10,000 की सेल प्राइस, 10,000 इंटू 2.50 25,000 आ गई।
वाई के 2000 पीस भेजे थे, एक का सेल प्राइस ये था, मल्टीप्लाई करा वाई का सेल प्राइस आ गया, जेड प्रोडक्ट के सेल प्राइस मल्टीप्लाई करके टोटल सेल प्राइस आ गई, ऐड कर दूंगा मार्केट 1 की टोटल सेल आ जाएगी मेरे पास, ऐसे ही मार्केट 2 की, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6000 इंटू 2.50, वही ट्रिक लगाओगे ना मल्टीप्लाई में, 6000 इंटू 12000 और 6000 को 0.5 यानी आधा करोगे 3000, तो ये ऐड होके आ जाएगा 15000, 2000 इंटू 1.50 ये आ जाएगा 3000, 8000 इंटू 1 ये आ जाएगा 8000, और ऐड कर दो आप, ये मार्केट 1 और 2 की टोटल सेल प्राइस आ जाएगी। ठीक है भैया, ये आपने ऐड करा तो ये आपके पास आ गया 46,000, ये आपने ऐड किया ये आपके पास आ गया 26,000। ठीक है भैया, एक स्टेटमेंट में लिख देना जैसे उसने स्टेटमेंट में पूछा है कि मैट्रिक्स 1 की टोटल सेल प्राइस ₹46,000 और मैट्रिक्स 2 की टोटल सेल प्राइस ₹26,000 है। ठीक है जी, कोड वर्ड में बातें मत करना भैया, कोड वर्ड मतलब ऐसे मत लिखना सेल प्राइस 46,000 है मतलब $46,000 है, थप्पड़ है, क्या है, रुपीज, यूनिट का ध्यान देना चाहिए, मैथ्स में हमेशा इस बात की इंपॉर्टेंस होती है। ये भी एक पार्ट हुआ है, इसका सेकंड पार्ट इसे बेटर बनाएगा। ठीक है, आप पहले इसे कर लो फटाफट से, फिर मैं सेकंड पार्ट बताता हूँ आपको। सेकंड पार्ट वाकई थोड़ा सा बेटर है, अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है, ध्यान से सुन लेना, हो जाने पे बता दिया करो हो गया हो तो। हो गया, हटाऊं? हाँ अभी देखो, अब जरा फोकस करो सारे बच्चे, होल्ड कर दो बिल्कुल, नहीं तो आप अब कंफ्यूज हो जाओगे, ध्यान से सुनना जरा, बस ये मल्टीप्लाई का जो बीच वाला स्टेप था ये हटा देते हैं, ये मत भूलना, ये मत भूलना, ये टोटल सेल प्राइस ऑफ इन मार्केट 1 एंड मार्केट 2 था। अब वो क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड का एक एक पीस का सेल प्राइस उसने आपको दिया था, एक सी मैट्रिक्स और लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, मेरे को एक्चुअली सेकंड पार्ट में एक इंफॉर्मेशन और दी है, बोलता है वो एक्स वाई और जेड की अब कॉस्ट प्राइस पर यूनिट दी हुई है, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट, जो कि प्रोडक्ट एक्स की ₹2, प्रोडक्ट वाई की ₹1, प्रोडक्ट जेड की 50 पैसा, 50 पैसा यानी 0.50 रुपीज है, जब सारे रुपीज में है तो इसको भी आप रुपीज में लिखोगे ही। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं अगर आप इसे बच्चों की तरह सोच लोगे तो आराम से निकल जाओगे, आप इसे पहले मैट्रिक्स से सोच लोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब वो कह रहा है मार्केट 1 और 2 में जितने जितने पीस बेचे थे, ठीक है भैया, मार्केट 1 में टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है भैया, और मार्केट 2 में टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। भैया आप कोई प्रोडक्ट एक्सवाइजेड ऐसे समझो, प्रोडक्ट एक्सवाइजेड आप खरीदते हो, एक एक यूनिट की ये कॉस्ट करती है, प्रोडक्ट एक्सवाइजेड का एक एक यूनिट इतने में सेल करते हो, प्रोडक्ट एक्स का एक यूनिट का कॉस्ट प्राइस ₹2, बेचते तो ₹2.5 में हो ना, तो 50 पैसा का प्रॉफिट है एक पीस में भी, तो मार्केट 1 में बहुत सारे पीस बेचे हैं प्रोडक्ट एक्स के, उनका प्रॉफिट कितना, वाई का प्रॉफिट कितना, जेड का प्रॉफिट कितना, टोटल प्रॉफिट कितना, टोटल पूछा उसने। ठीक है भैया, ग्रॉस प्रॉफिट, जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं अभी यहाँ, ग्रॉस प्रॉफिट को आप थोड़ा टेक्निकल मत हो जाना, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब अभी आप प्रॉफिट ही मान लो, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट वगैरह वो सब हटाओ, आप प्रॉफिट बताना है आपने। ठीक है भैया, तो अब हम ये प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, या तो कोई बच्चा बोलता है सर मैंने ए इंटू बी किया था, ये ए इंटू बी किया था, ये मेरे पास टोटल सेल प्राइस आ गई, अब मैं ए इंटू सी कर लूं, ए इंटू सी ध्यान से देखना, तो मेरे पास टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, देखो आएगी कि नहीं एक बार ही चेक करो, इतना इतना पीस आपने मार्केट 1 में बेचा है, ये पीस एक्सवाइजेड के बेचे और एक्सवाइजेड का एक एक पीस का एक कॉस्ट ही है, देखो प्रोडक्ट प्रोडक्ट एक्स का एक पीस ₹2 कॉस्ट करता है, तो 10,000 पीस की कॉस्ट क्या होगी, 20,000, 10,000 इंटू 2, प्लस वाई का एक पीस ₹1 का है तो 2,000, 2,000 इंटू 1, ऐसी जेड की कॉस्ट मल्टीप्लाई करके और सबको ऐड कर दो, मार्केट 1 में जो भी प्रोडक्ट्स आपने बेचे हैं उनकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ऐसे ही आप मार्केट 2 के जो भी पीसेस बेचे हैं काउंटिंग को उनकी रिस्पेक्टिव कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, उसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ये मार्केट 1 और 2
कि जब टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपकी, तो ए बी मैट्रिक्स में से ए सी मैट्रिक्स माइनस कर देना, टोटल सेल प्राइस में से टोटल कॉस्ट माइनस कर देना, आपके पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा कि मार्केट 1 और 2 में आपने कितना प्रॉफिट कमाया। ये एक तरीका हो सकता है। ठीक है, हम इतना लिख चुके हैं, हम फर्स्ट पार्ट को भी यूज करना चाह रहे हैं तो हम ऐसे ही कर लेंगे, इसे इस वक्त इसी तरह से कर लेंगे। लेकिन कोई बच्चा, दूसरा समझदार बच्चा कह सकता है सर मैं यूं कर देता, बी एक्स वाई जेड के हर पीस की, इधर देखना जरा, एक्स वाई जेड के हर पीस की कॉस्ट ये है, सेल प्राइस ये है, मैं सेल प्राइस माइनस कॉस्ट कर दूं, मान लो मैं पहले बी माइनस सी कर दूं, तो मेरे पास एक्चुअली सेल में से जब हम कॉस्ट हटाते हैं प्रॉफिट आ जाता है, प्रॉफिट पर यूनिट आ जाएगा, ये एक्स वाई जेड का एक एक यूनिट का प्रॉफिट आ जाएगा। सोचो ना, एक्स का एक पीस ₹2.5 में सेल करते हो, ₹2 में कॉस्ट करता है आपको, तो प्रॉफिट तो 50 पैसा है, बी माइनस सी कर दो, ऐसे चेक कर लो। ठीक है, ₹1.5 में सेल किया, ₹1 का खरीद के लाए, माइनस करो, 50 पैसा प्रॉफिट है। ठीक है भैया, जेड का एक पीस का सेल प्राइस ₹1, कॉस्ट 50 पैसा है, माइनस करो, यानी बी माइनस सी मैट्रिक्स माइनस कर दो, बी और सी को माइनस कर दो, ये आपके पास प्रॉफिट पर यूनिट आ गए। और अब आप ध्यान देना, जितने जितने पीस आपने मार्केट 1 में बेचे थे, एक पीस पे, एक्स के एक पीस पे 0.50 का प्रॉफिट है, तो 10,000 पीस पे 10,000 इंटू 0.50 का, वाई मार्केट 1 की बात कर रहा हूँ, मार्केट 1 में वाई का एक पीस पे 50 पैसा का प्रॉफिट है, 2,000 पर 2,000 इंटू 0.50, 18,000 पर 18,000 इंटू 0.50, मल्टीप्लाई करो, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। तरीका ये भी हो सकता है, जो आपको अच्छा लगे आप उससे कंप्लीट कर दो। ठीक है भैया, वैसे इजी तो सेकंड वाला ही था, लेकिन मैं फर्स्ट वाले से कंप्लीट कर लेता हूं, ध्यान देना। मैं यहाँ ए इंटू सी निकाल रहा हूँ बच्चों, ए इंटू सी, डिफरेंट काउंट ऑफ पीसेस को, डिफरेंट प्रोडक्ट के काउंट ऑफ पीसेस को उनकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके मार्केट 1 में टोटल कॉस्ट, मार्केट 1 की टोटल कॉस्ट निकाल रहा हूँ, जो भी यूनिट उन्होंने बेचे हैं। ठीक है भैया, और रो कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, या एक्स वाई जेड की क्वांटिटी है, एक्स वाई जेड का कॉस्ट ही है, तो इसलिए जानबूझ के इसे कॉलम पर लिखा गया है, ताकि जब मैट्रिक्स लिखकर मल्टीप्लाई करें तो रो कॉलम से मल्टीप्लाई होते हैं, पूरी मार्केट 1 की कॉस्ट आ जाए। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, इतना बोल रहा हूँ तो जरूर को तो कोई खास बात होगी, बहुत बच्चों को ये आसान लग रहा है। ठीक है भैया, बिल्कुल इस वक्त ये आसान है, लेकिन ये ऐसी ऐसी लैंग्वेजेस रखते हैं ऐसे क्वेश्चन जिनमें आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपने ढंग से नहीं समझा, नहीं सोचा। खैर, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंटू सी, पूरी रो पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 10,000 इंटू 2 आएगा 20,000, प्लस 2,000 इंटू 1 आएगा 2,000, प्लस 18,000 इंटू 0.50 आएगा 9,000। ये मार्केट 1 की पहली रो, ये पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हुई, ये टोटल कॉस्ट आ गई मेरे पास, ध्यान देना, ये टोटल कॉस्ट आ गई। अब मार्केट 2 ए को जब आप सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टू में मार्केट 2 में एक्स वाई जेड के इतने इतने पीस बेचे हैं, सी से मल्टीप्लाई कर दो, उनकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, 6,000 इंटू 2 12,000, रो कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, ध्यान देना सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। ठीक है भैया, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वही लिखूंगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सिंगल एलिमेंट बनने जा रहा है, पूरी रो पूरी कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, सारे एलिमेंट ऐड होंगे, 20,000 इंटू 1 20,000, प्लस 8,000 इंटू 0.50 4,000। ठीक है जी, और अब ध्यान देना, ये ए इंटू सी, स्पेस बचा नहीं है ज़्यादा मेरे पास, यहाँ लिख लेता हूँ ए इंटू सी। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपके पास आ जाएगा 31,000 ऐड करके, और ये आपके पास आ जाएगा 18,000। ठीक है भैया, और ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ चुकी है, ध्यान देना, मार्केट 1 की और मार्केट 2 की। अब आप ए बी में से ए सी माइनस कर लो, टोटल सेल प्राइस में टोटल कॉस्ट माइनस कर लो, प्रॉफिट आ जाएगा। ए बी माइनस ए सी करेंगे, पहले आप यहाँ तक कर लो, फिर मैं आंसर लिख दूंगा, फटाफट से करेंगे सभी। हो गया, इनका रहता हो पॉज करना है यहाँ पे। टोटल सेल प्राइस में टोटल कॉस्ट प्राइस माइनस कर रहा हूँ, प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे, सेकंड पार्ट मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट ए बी माइनस ए सी, ए बी का मतलब था टोटल सेल प्राइस, ए सी का मतलब था टोटल कॉस्ट प्राइस, माइनस कर रहे हैं
ऑर्डर का, रिस्पेक्टिवनेस का ध्यान रखना। 1 की सेल में, मार्केट 1 की सेल में 1 की कॉस्ट माइनस होनी चाहिए। तो ये मेरे पास मार्केट 1 की सेल थी 46,000, 46 माइनस 31 करोगे 15,000 आ जाएगा, और यहाँ 26 माइनस 18,000 करोगे 8,000 आ जाएगा। यह आपका प्रॉफिट इन मार्केट 1 एंड मार्केट 2 आ गया। स्टेटमेंट से भी लिख दीजिएगा, मार्केट 1 और मार्केट 2 में ₹15,000 और ₹8,000 का प्रॉफिट है। ध्यान से कर लीजिए। हाँ, 11th एक बेटर क्वेश्चन है। 11th 12th बहुत अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी, आप लोगों से बात हुई थी कि हम लोग अपना एक ग्रुप बना रहे हैं। ठीक है जी। जो बच्चे 11th में मेरे से पढ़ते थे, 11th मैथ्स में मेरे से पढ़ते थे, उनका एक अलग ग्रुप बनने जा रहा है। जो संदीप भैया से पढ़ते थे, उनका एक अलग ग्रुप बनने जा रहा है। अकॉर्डिंगली हम कुछ कुछ क्लासों बाद आपके अलग अलग ग्रुप बना के ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर देंगे। ठीक है जी, ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर देंगे। तो जिस बच्चे ने अभी तक मैसेज ना भेजा हो ग्रुप में जुड़ने के लिए, ठीक है, वो एक व्हाट्सएप मैसेज भेजे। उस व्हाट्सएप मैसेज में आपको जिस मोबाइल पर लिंक चाहिए, जिस मोबाइल पर क्लासेस के लिंक चाहिए, उसी मोबाइल से मेरे को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना है, जिसमें आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं ये लिखना है, नाम और क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं और क्लास, 3 बातें जरूर मेंशन करनी है। ठीक है जी। अच्छा, अकाउंट्स भी हम 1-2 दिन में ही शुरू कर लेंगे। अकाउंट्स भी 1-2 दिन में, अकाउंट्स का बैच भी मैं शुरू करने जा रहा हूँ। हो गया जी, चलिए। इसको मत करना साथ कोई भी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट होता है ये टाइप, सभी को ध्यान से सुनना है। हाँ जी, यहां मेरे पास क्या, एक मैट्रिक्स इक्वेशन दी है, उसने बोला एक्स निकालना है। एक बात और अच्छे से समझ लेना, चाहे मैंने कितना भी समझा दिया और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ भी गया, फिर भी दोबारा में मैं कहता हूं एक एक बच्चा ये गलत कर सकता है। कोई भी क्वेश्चन मैट्रिक्स इक्वेशन में आपसे कुछ मिसिंग और पूछा गया है, जैसे यहाँ एक्स पूछा है, तो आप पढ़ लेना ये एक्स आपको क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स है या स्केलर। स्केलर का मतलब होता है कांस्टेंट, सिंगल नंबर या कांस्टेंट है। इस बात की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, बच्चे इसका ध्यान ही नहीं रख पाते, इवन उन्हें बताया भी नहीं जाता। ये मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है तो क्वेश्चन बेटर वाला है, और अगर ये कांस्टेंट होता तो ये बहुत आसान होता, क्योंकि कांस्टेंट होता तो कांस्टेंट एक ही बारी में सबसे मल्टीप्लाई हो जाता और इक्वेट करके वो कांस्टेंट में निकाल लेता, और हर पॉसिबिलिटी पर वो सेटिस्फाइंग होता, तो मेरा फाइनल आंसर भी होता। ठीक है भैया। लेकिन क्या क्वेश्चन कुछ भी दिया उसने और आपको आता है, लेकिन आपने मान लो उसने स्केलर पूछा आप मैट्रिक्स सोच रहे हो, या उसने मैट्रिक्स पूछा आप स्केलर सोच रहे हो, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है भैया, उसे क्वेश्चन में बताना पड़ता है मैट्रिक्स इक्वेशन में, जब वो मिसिंग चीजें रखता है कि ये मैट्रिक्स है या स्केलर है, या वो क्वेश्चन इस तरह का होता है कि हमें उसकी सेंस से पता लगता है कि वो मैट्रिक्स है या कांस्टेंट है। अभी उसने यहाँ बोला हुआ है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, मैट्रिक्स एक्स निकालना है, एक्स लिखा हुआ है, ध्यान देना, मैंने मैट्रिक्स एक्स आपको निकालना है। और मैट्रिक्स निकालने के लिए बच्चों पहली प्रॉब्लम मेरे को है, आप सब सोच लो मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। भाई मैट्रिक्स एक्स निकालना तो है, और मैथ्स में कुछ भी निकालना उसे अज्यूम भी करते हैं, तो मैं इस मैट्रिक्स के एलिमेंट कुछ होंगे कुछ मानूंगा, लेकिन यार मेरे को ऑर्डर तो बताओ कोई, किस ऑर्डर का है। मैट्रिक्स तो किसी भी ऑर्डर का होता है, 1/1, 1/2, 2/2, 2/1, किसी भी ऑर्डर का। या किस ऑर्डर का मैट्रिक्स भैया तू पूछ रहा है, जो मैं यहाँ मान लूँ, अज्यूम कर लूँ और यहाँ फिट करके फिर इक्वेशन बना के उसे सॉल्व कर दूँ। ऑर्डर पहले ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही खास होता है कि एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। अब मैं तो यहाँ फंस गया हूँ, ठीक है भैया, लेकिन जब आप सोचने जाएंगे, आंसर लिखना मत, बीच में कहीं भी अपनी फोकस डाइवर्ट मत करना, जो सोच भी रहे हो आप सुनते रहो बस। जब ऑर्डर ढूंढने की बात आती है तो देखो, ये प्री मैट्रिक्स जो एक्स है, इसका ऑर्डर तो हमें पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये लेटर मैट्रिक्स का ऑर्डर पता है। देखो इसमें 2 रो और 3 कॉलम है मेरे पास, यानी इसका ऑर्डर 2/3 है, करेक्ट। अगर इसका ऑर्डर मेरे पास 2/3 है, आप ध्यान से देखो इसका ऑर्डर, ये भी 2 रो 3 कॉलम है, यानी ये जो पहला वाला मैट्रिक्स है, यहाँ जो ये एक्स मैट्रिक्स है, इसका कोई ऐसा ऑर्डर है कि पहली बात ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हुए हैं, दूसरी बात आंसर का ऑर्डर 2/3 आया है,
और आपको पता है दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे तभी होंगे जब प्री मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम लेटर मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होगा। तो यहां तो 2 लिखा है, तो यहां भी क्या होना चाहिए 2। इस मैट्रिक्स में कॉलम की काउंटिंग को 2 होनी चाहिए, क्योंकि कोई पहला मैट्रिक्स बाद वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई ही तभी होता है जब कॉलम रो बराबर हो। एक बात क्लियर हो गई? ठीक है, यानी इसका ऑर्डर में हमें पता लग गया इसके कॉलम 2 होंगे। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करते हो आपको याद होगा ये कॉलम और ये रो काट देते हो और इधर ये जो नंबर बचे इसे आप आंसर का ऑर्डर लिख देते हो। और आंसर का ऑर्डर तो आपको पता है 2/3 है, 2/3 है। यहाँ ये 3 दिख रहा है आपको, तो यहाँ आपके पास 2 होना चाहिए। यानी ये देखो ये 2/3 ऑर्डर आ जाएगा, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 होना चाहिए। मेरे को पता है यहाँ 70-80% बच्चों ने समझ लिया है, लेकिन कुछ बच्चों को थोड़ा सा एक स्लाइटली कंफ्यूजन आया कि सर कैसे ऑर्डर ढूंढा। मैं एक बारी और बोल रहा हूँ, ठीक है भाई, नॉर्मल सी बात है, कोई खास बात नहीं है। ये बड़ा नॉर्मल है कि शुरू में ऐसे कुछ बच्चों को सोचने में कंफ्यूजन लगती है। मैं कह रहा हूँ जो जो मैट्रिक्स अवेलेबल है उनके ऑर्डर लिख दो। इसका 2/3, इसका 2/3, ये प्री मैट्रिक्स का ऑर्डर पता नहीं। अब आप सोचो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कब होगा? जब सर इसके ऑर्डर में 2 नंबर होते हैं, एक रो बाय कॉलम ऐसे होता है, और ये मल्टीप्लाई तब होते हैं जब कॉलम रो सेम हो। इसका कॉलम इसका रो सेम हो, तो इसकी रो तो 2 है तो इसका कॉलम भी 2 होगा, ये क्लियर है। फिर मल्टीप्लाई होकर आंसर का ऑर्डर कैसे बनता है याद करो, कॉलम रो आपस में कट जाते हैं, ये जो नंबर बच गए ये वाले नंबर जो मैंने अभी मार्क किए क्रॉस वाले, ये आंसर का ऑर्डर होता है। और आंसर का ऑर्डर 2/3 है, इसलिए मुझे यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा। यानी कि मैं यहाँ पहले स्टेटमेंट में क्लेम करूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ एक्स इज 2/2। एक्स का ऑर्डर या 2/2 है। सबसे मेन बात ये है इस क्वेश्चन की, ठीक है, सबसे खास ये है इसका ऑर्डर ठीक ढूंढना। और अगर इस एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है तो आप 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मान लो, आपको निकालना है, मैथ्स में रूल है जो भी निकालना उसे अज्यूम करोगे। तो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मैंने अज्यूम कर लिया ABCD। ठीक है जी, अब बस मैं इसे यहाँ फिट करूंगा, इक्वेशनें बनाकर सॉल्व करूंगा, वो भी थोड़ा सा बेटर है आप लोगों के लिए। पहले आप यहाँ तक करो फटाफट से, ठीक है जी, कर लो। बस वैल्यू फिट कर रहा हूँ मैं, इतनी देर में आप यहाँ तक पहुँच जाओ। एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू डाल दी है मैंने। सेकेंड मैट्रिक्स मेरे पास 1 2 3 4 5 6, और राइट हैंड साइड है मेरे पास -7 -8 -9 2 4 6। ठीक है जी, पहुंचाओ फटाफट से यहाँ तक। पहुंच गए, तो आगे बढ़ते हैं हम। देखो अभी सुन लेना 1 मिनट, अभी ध्यान देना चाहिए आपको। अभी ये मैट्रिक्स इक्वेशन मेरे पास आ गई, देख लो, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। आपको पता है रो कॉलम से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, जो भी एलिमेंट आएंगे जो जो साइन आएंगे अकॉर्डिंगली ऐड हो जाएगा। A × 1 A प्लस B × 4 4B। ये पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पोजीशन पे लिख दिया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, सबको याद है रो कॉलम से मल्टीप्लाई होते हैं। बार बार मल्टीप्लाई बोलता हूँ, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रह जाती है, तो वो सेटल्ड होनी चाहिए। ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 2A प्लस 5B। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई, 3A प्लस 6B। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, C प्लस 4D। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, ये आएगा 2C प्लस 5D। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई, ये आएगा 3C प्लस 6D इज इक्वल, राइट हैंड साइड मेरे पास है -7 -8 -9 2 4 6। आप जानते हैं मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। एक छोटा सा मोमेंट सुन लेना, जहां पर ये क्वेश्चन पूरा का पूरा आपका गलत कराया जा सकता है, सारी मेहनत बिल्कुल एंड तक ठीक कर रखा होगा, तब भी टीचर ये पूरा काट देगा। ध्यान देना, आप कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन इक्वल रखते हुए ABCD निकालोगे। हर बच्चे को पता है ABCD निकालने के लिए जैसे AB निकालना है तो AB वाली 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल निकालने AB वाली 2 इक्वेशन चाहिए। तो ये A11 के इक्वल रखो, पहली पोजीशन के इक्वल, या आपके पास A प्लस 4B -7 आएगा। ऐसे ही 2A प्लस 5B। मैं आपसे एक रूल पूछ ही लेता हूँ, 1 मिनट होल्ड करना सारे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे एक मजेदार क्वेश्चन आ रहा है, 2A प्लस 5B -8 के इक्वल, और खाली इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके अभी हमारा AB आ जाएगा।
ऐसे ही ध्यान दो, ये A21 पोजीशन A21 के इक्वल रख रहा हूं, ठीक है जी, 2 के इक्वल रख रहा हूं, तो सी डी की दो इक्वेशन मिल जाएंगी कि C+4D 2 के इक्वल है और 2C+5D 4 के इक्वल है। इनको सॉल्व करूंगा सीडी भी मिल जाएगा मेरे को, ये नॉर्मल है आप लोगों के लिए। एबीसीडी आ गया, आपका मैट्रिक्स जो आपको बनाना था वो एबीसीडी ही था, ये मैट्रिक्स था, इसमें एबीसीडी की वैल्यू डाल देना, आपका मैट्रिक्स एक्स आ जाएगा। आंसर तो हो गया। जल्दी से सोच लो, लिखना कुछ नहीं है, सोच लो। ये क्वेश्चन सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, इसके बाद भी यहां तक मैंने एबीसीडी मान लो करेक्ट निकाला है, यहां डाल भी दिया, मैट्रिक्स भी आ गया, फिर भी चाहे तो टीचर पूरा काट सकता है, मे भी ऐसा क्वेश्चन बनाओ। अब आप जल्दी से सोचो कहां गड़बड़ होगी, कुछ लिखना नहीं है, बस सोचो। एक्चुअली आपने ध्यान देना, सिर्फ ये 4 पोजीशन इक्वल रख के एबीसीडी निकाला है, जबकि आप ध्यान दो ये आखिरी आखिरी पोजीशन और है, ठीक है, कि 3a प्लस 6 भी यहां पर -9 होना चाहिए और 3c प्लस 6 यहां 6 होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, मान लो आपने इन दो पोजीशन से ए बी की इक्वेशन बनाई और ए बी निकाला, ये ए बी जो भी आया, ये तीसरी पोजीशन आपने यूज ही नहीं की, इसमें ए बी की वैल्यू डालो और वो वैल्यू डालकर मान लो ये -9 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो इसका इक्वल होना चाहिए वो नहीं आया, यानी यहाँ ए बी की वैल्यू जो आपने निकाली है वो सेटिस्फाइंग वैल्यू नहीं है। भाई पहली सिर्फ दो पोजीशन यूज करके ए बी आया, तो इसी क्वेश्चन की तीसरी पोजीशन भी है, उसको भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए। ये ए बी यहाँ पुट करके ये मैट्रिक्स इक्वल रहना चाहिए ना, यहाँ -9 है, यहाँ भी तो -9 आना चाहिए, मान लो ना है, यानी आप ये मैट्रिक्स इक्वल है तो ए बी ढूंढ ही नहीं सकते, तब आपको बोलना पड़ेगा ऐसा कोई मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है जिस पर ये इक्वेशन हो, ये चीजें इक्वल हो। ठीक है भैया, तो ये भी ध्यान देना होगा, हम एबीसीडी निकाल रहे हैं सिर्फ 4 पोजीशन से, जो भी आंसर आएंगे एक बार माइंड में ही चाहे यहाँ पुट करके चेक कर लेंगे सेटिस्फाइंग है, इन्हें पुट करने पे तीसरा तीसरा एलिमेंट सेम आ रहा है, तो मेरे एबीसीडी के फाइनल आंसर होंगे। ठीक है जी, अब आप यहाँ एलिमिनेशन मेथड ही डालना है, डाल के फटाफट से शुरू कर लो, जल्दी से कर दो एलिमिनेशन, या जो मेथड आपको अच्छा लगे। मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेता हूँ, दोनों इक्वेशन सॉल्व कर ली है मैंने यहाँ पर, फटाफट करेंगे सभी। b माइनस हाफ आ गया है, a+4 इंटू फर्स्ट इक्वेशन में b का वैल्यू पुट कर रहा हूँ, a मेरे पास -5 आ गया है। चेक करना बढ़िया रहता है, बीच में चेक भी कर रहा हूँ, ठीक है भैया। और तीसरे में पुट कर लेता हूँ, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो थोड़ा रफ चेक करा देता हूँ मैं आपको। 3a प्लस 6b 1 3 पोजीशन इक्वल रखी है, देखो 1 3 लेफ्ट साइड में 3a प्लस 6b है, राइट में -9 है, ठीक है जी। इसमें a मेरे पास -5 आया था, यहाँ पुट करूंगा -15 आएगा, b मेरे पास -हाफ आया था, -हाफ आया था, ठीक है, तो यहाँ पुट करूंगा ये -3 हो जाएगा, और सॉल्व करके सेम तो आया नहीं, यानी मेरी एरर है, क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन वैलिड है, ठीक है, तो मैं कोई एरर किया हूँ तो यहाँ ढूंढ लेता हूँ, आप इतने कर लेना, आपका करेक्ट ही आएगा। मेरी यहाँ एलिमिनेशन मेथड में जरूर कोई गलती हुई है जो मुझे पहले भी लग रहा था, मैं चेक कर देता हूँ। ओह, ये -हाफ नहीं है, सॉरी, यहाँ क्या उल्टा पुल्टा कर दिया, हाँ, b -हाफ आया, -2 आया था डिवाइड करके, और b की जगह यहाँ हम -2 पुट कर लेंगे, तो a मेरे पास 1 आ जाएगा। और अब मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान दो, वो a की जगह 1 डाल दूँ और b की जगह -2 डाल दूँ, तो राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है भैया। ये तीसरी पोजीशन भी इससे सेटिस्फाई हो रही है, यानी ये ए और बी के फाइनल आंसर है, ठीक। और अब ऐसे ही मैं सी और डी निकालूंगा, ठीक है जी, सी और डी वाली इक्वेशन सॉल्व कर लेता हूँ, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
कोफिशिएंट इक्वेट करने के लिए। तो ये आ जाएगा 2c प्लस 8d इज इक्वल है 4, और सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास 2c प्लस 5d इज इक्वल है 4, माइनस 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 ये आ गया 3d इज इक्वल है 0 और d 0 आ गया। वापस पुट कर लोगे c2 आ जाएगा, यहाँ d 0 पुट कर लोगे c2 आ जाएगा। ठीक है, वो तीसरी पोजीशन जो बची हुई थी आपकी, एक बारी रफ नोट में पुट करके चेक करा दो आप कि 3c प्लस 6d 2 3 ये दोनों पोजीशन अभी यूज ही नहीं किए सी डी निकालने के लिए। सी डी तो आपका आ गया, पुट करके चेक करा लो कि वाकई ये सेटिस्फाइंग है या नहीं। सी की जगह 2 डाल रहा हूँ, डी की जगह 0 डाल रहा हूँ, 6 इक्वल 6 आ रहा है, यानी ये सी और डी के वैलिड वैल्यू है। ये मेरा ए बी सी डी सभी कुछ आ गया। ठीक है भैया, अब मैंने जानबूझ के एक गलती की है, यहां तक सब ठीक है, जानबूझ के एक गलती की है। जिसको भी ये गलती नजर आ रही है बता दो, मैं फिर कह दूं यहां तक ठीक है। ठीक है भैया, तो कई बच्चे पकड़ जाएंगे सर अभी एबीसीडी किसने पूछा, हमको तो मैट्रिक्स पूछा गया था, मैट्रिक्स एक्स। ठीक है ना, तो उस मैट्रिक्स एक्स को लिखो ना, जो पूछा ही नहीं उसको लिखने का क्या मतलब है। तो चलिए मैट्रिक्स एक्स पूरा कर देते हैं। एबीसीडी की वैल्यू आ चुकी थी A1 B-2 C2 D0। कुछ बच्चे कह रहे हैं वो तीसरा पार्ट जो वेरिफिकेशन का था वो करके दिखाना पड़ेगा क्या, या तो करके दिखाओ वेरिफिकेशन, या आप लिख दो कि एबीसीडी की वैल्यू इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 बोल के इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। सिर्फ थ्योरी बोल दो एक लाइन, तो काम टाइम कम लगेगा और आप आंसर पूरा कर पाओगे। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा, पूरा करें सभी। कर लीजिए। देखिए कोई क्वेरी रह जाती है ना जिसकी, तो ये वीडियो अभी तो अवेलेबल है ही यहाँ पे, तो बाद में आप दोबारा सुन लिया कीजिए, तो प्रॉब्लम रहेगी नहीं। ठीक है जी, खैर 12th बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरा 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले फर्स्ट पार्ट ध्यान से समझ लो, ठीक है, फिर सेकंड पार्ट। कितना भी अच्छा कर लेना, सेकंड पार्ट करते हो आप नंबर कटवा सकते हो इस क्वेश्चन में। सेकंड पार्ट जब चले तो कोई लिखना मत, ठीक है, पहले फर्स्ट पार्ट समझ लो और लिखना इसे भी मत। गिवन में आपको दिया हुआ है ए और बी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए और बी सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा। फिर गिवन में ये भी दिया हुआ है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कॉम्यूटेटिव है, यानी ए बी इंटू बी ए बराबर है, जो कि हर बारी तो नहीं होता लेकिन इसने दिया इस बार इक्वल है। अब वो कह रहा है पीएमआई से आपको प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट ए बी की पावर एन इक्वल है बी पावर एन ए, और सेकेंड पार्ट ए बी का होल पावर एन इक्वल है ए पावर एन इंटू बी पावर एन। ठीक है भैया, 2 पार्ट प्रूफ करने हैं पीएमआई से। मैं फिर कह दूं फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा आसान है, सेकंड पार्ट अच्छे अच्छे गलत कर लेते हैं, मतलब ऐसा नहीं उन्हें पता ही नहीं लगता गलत कहाँ हुआ, वो मैच करते हैं प्रूफ, लेकिन टीचर पूरा काट रहा होता है। तो उसमें कोई खास बात है बहुत ध्यान से समझनी होगी। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, और आप कोई लिखेगा नहीं, पहले सुन लो ध्यान से। ठीक है जी, पीएमआई से प्रूफ करना है। मैंने फर्स्ट पार्ट वाली स्टेटमेंट जो भी मुझे इक्वल प्रूफ करनी है, इसको मैंने पी एन नाम दे दिया है, ए बी पावर एन इक्वल बी पावर एन ए मुझे इक्वल लाना है। स्टेप 1 पर आ गया, मैं पहले एन की जगह 1 डालकर पहले नेचुरल नंबर पर चेक कर लूंगा स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। ठीक है भैया, लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, एन की जगह आप 1 डाल दोगे, आपके पास ए बी आ गया। राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, फिर आप एन की जगह 1 डाल दोगे, ठीक है, ये आपके पास बी ए आ गया। और वैसे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में ए बी इंटू बी ए बराबर होना जरूरी होता नहीं है बच्चों, लेकिन ध्यान दीजिएगा ए बी इंटू बी ए बराबर होना जरूरी नहीं होता,
लेकिन यहां पर ध्यान देना, गिवन था ए बी और बी इक्वल है, यानी फ्रॉम फर्स्ट आप बोल सकते हो लेफ्ट इक्वल राइट है। ठीक है जी, एक सेकेंड जरा। हाँ जी, आप ध्यान से सुनते रहना। पहला नेचुरल नंबर पर ट्रू आ गया, पेन नहीं चलाना अभी। अब आपको पता है सभी नेचुरल नंबर पर इक्वल प्रूफ करना है, जो कि हम कर नहीं पाएंगे। इनफाइनाइट नेचुरल नंबर कौन डाल सकता है? तो हमने अज्यूम ही कर लिया, लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल के मीन्स के बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है जी, मैंने माना ये स्टेटमेंट सभी नेचुरल नंबर पर ट्रू है और एन की जगह के पुट कर दिया मैंने इसमें, तो ये मेरे पास स्टेटमेंट बन गया ए बी की पावर के इज इक्वल है बी की पावर के इंटू ए। ठीक है जी, ये मेरी अजम्पशन आ गई। सभी नेचुरल पर मेरे को प्रूफ करना था इक्वल, मैंने मान लिया इक्वल, अज्यूम कर लिया इक्वल। अब मैं के प्लस वन पर इसे ट्रू चेक करूंगा। नाउ वी विल प्रूफ दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल के प्लस वन। तो के की जगह मैं के प्लस वन डालूंगा, थोड़ा ध्यान देना, ए बी की होल पावर के की जगह के प्लस वन, बी की पावर के की जगह के प्लस वन इंटू ए। ठीक है जी, मेन क्वेश्चन आपको सबको पता है पीएमआई का, अब स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक है, एक बात पहले आप सभी बच्चे अब रोक कर ध्यान से सुन लो। उसने शुरू में दिया था ए इंटू बी, बी इंटू ए इक्वल है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कॉम्पिटेटिव है। ए बी और बी ए तो इक्वल है, लेकिन ए बी की पावर के प्लस वन और बी के की पावर बी की पावर के प्लस वन इंटू ए, ये उल्टा पुल्टा इक्वल है, ये नहीं पता आपको? पैटर्न फिट मत कर लेना भैया, पावर में फर्क आ चुका है बी की, तो ए बी इक्वल बी ए होगा। ए पावर वन बी पावर वन की मल्टीप्लाई बी पावर वन इंटू ए पावर वन की मल्टीप्लाई के बराबर होगी, लेकिन ए बी की पावर के प्लस वन, ठीक है, ए इंटू बी की पावर के प्लस वन, और ये इसका उल्टा, ये इक्वल नहीं है, ये भी चेक करना है। ठीक है, अब मैं इसे इक्वल चेक करने की कोशिश करूंगा। सबको पता है पी के प्लस वन का कंसेप्ट कैसे काम करता है। मैं इसे इक्वल चेक करने की कोशिश करूंगा, नहीं हो पाएगा मेरे से इक्वल, मैं लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, राइट आएगी नहीं। लेकिन जैसे ही मैं ये अजम्पशन यूज करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड पी के प्लस वन की सिंप्लीफाई करने के लिए जैसे ही अजम्पशन यूज करता हूं, वो राइट आ जाएगी। और राइट आ जाएगी, लेकिन अजम्पशन से आ जाएगी, यानी अजम्पशन ट्रू है, यानी कि एन इक्वल के सभी नेचुरल नंबर पे ट्रू है, मेरा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो मेन बात तो वैसे इसके बाद शुरू होती है, लेकिन आप पहले यहां तक कर लीजिए, करिए फटाफट से। देखिए टाइम मत देखते रहिएगा, बहुत बच्चे अभी यहाँ ऑनलाइन में तो क्या होता है 30 मिनट 40 मिनट से ऊपर की क्लास हो जाती है, तो वो बेचारे बोर होने लगते हैं। ऐसे नहीं काम चलेगा भैया। ठीक है जी, प्रैक्टिस करते रहोगे इन्हीं चीज़ों में, बहुत मज़ा आएगा। और 40-50 मिनट की क्लास से कुछ नहीं होता, मैथ्स में तो भैया 2-2 ढाई-ढाई घंटे एक सिटिंग में आपको बैठना है। ठीक है, कम से कम बैठना है, तो जाके एक अच्छा रिजल्ट आता है। तो मेहनत करने में कमी मत छोड़ देना कोई भी। ठीक है भैया, मैं बार बार कहता हूँ, कोई टीचर आपको पढ़ाता है, ठीक है, वो आपको गाइड कर रहे हैं, नंबर उस वजह से बहुत नहीं आते हैं। ठीक है, चीज़ें आ गई, लेकिन आपने जो आ गया उसे बार बार प्रैक्टिस नहीं किया, तो वो फिर उस टीचर की नॉलेज है, वो आपकी नॉलेज नहीं है। ठीक है, आप उसे अपनी नॉलेज बनाना चाह रहे हो, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करने के लिए समय लगता है। ठीक है, तो समय देना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अपनी सिटिंग बढ़ाओ, टाइमिंग बढ़ाओ बैठने की। ऐसे नहीं चलेगा जैसे आप आजकल सभी ज़्यादातर बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, जो बहुत अच्छे बच्चे भी हैं, मेरी नॉलेज में क्या आ रहा है, 1-1.5 घंटा पढ़ते हैं जब ऑनलाइन क्लासेज होती हैं। ठीक है भैया, पूरा पूरा दिन पढ़ रहे होते अगर आपके स्कूल इस वक्त खुले होते, उस बात पर आपके 90% रिजल्ट आता। ठीक है, इसमें कमी मत छोड़ना, कोई बच्चा इसमें कमी मत छोड़ना। अभी भी आप पूरा पूरा दिन लगो, जितना सीख लिया उसे प्रैक्टिस करो। ठीक है जी, डेफिनेटली आप अच्छा रिजल्ट लाओगे। टारगेट छोटे मत कर लेना भैया, टारगेट बड़ा लेके चलना और उसके लिए मेहनत करनी है। पीके प्लस वन बढ़ा रहा हूं मैं आगे, ध्यान से देखते रहेंगे आप लोग। हाँ जी, तो ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने पीके प्लस वन की ले ली, यहां से ध्यान देना, जो कि मेरे पास a इंटू बी की पावर के प्लस वन है। ठीक है, इस पर मैंने प्रॉपर्टी लगा दी, बी की पावर के प्लस वन को बी की पावर के इंटू बी लिख सकता हूँ। अब यहाँ आपको बहुत ध्यान देना है, सारे रोक दो।
आप मैच कर दोगे इस क्वेश्चन को, राइट हैंड साइड ला दोगे और पूरा कटवा लोगे आसान पार्ट में। पहला पार्ट आसान है, इसमें भी गलती कर दोगे, इससे बिल्कुल रोक दो सारे, जो जाए वहीं रुक जाओ। ठीक है जी, अब ध्यान देना। ठीक, नहीं रुके अभी कुछ बच्चे, कसम है आपको, रुक जाओ और ध्यान से सुनो। ठीक है, किसकी कसम है वो छोड़ो, अपने आप से भर लो जिसकी भरनी है। ए इंटू बी की पावर के इंटू बी। ठीक है भैया, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब होता क्या है, आपको दिख रहा है सर हमें राइट हैंड साइड चाहिए, बी की पावर के प्लस वन इंटू ए चाहिए। तो कोई बच्चा दोबारा से नंबर मल्टीप्लाइंग बेस सेम पावर ऐड अपने मन से इसको पहले लिख देगा, इसको बाद में। अरे यही तो प्रूफ करना था, ये उल्टा पुल्टा इक्वल है, अपने मन से उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते आप, वो मत कर देना। ठीक है भैया, अब ध्यान दो। और पीएमआई में तो ये भी जरूरी होता है कि पीके प्लस वन में लेफ्ट से राइट बनाने के लिए, लेफ्ट से राइट बनाने के लिए आपको अजम्पशन जरूर यूज करनी है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत है। मैं अभी भी कह रहा हूं, अगले दो स्टेप बहुत खास है, ध्यान देना। तो मैं यहां पर देखो, मेरे को जो राइट लानी है बी की पावर के प्लस वन, ये बी पहले चाहिए मुझे, तो उसके लिए मैं यहां पर ये अजम्पशन यूज करता हूं। ठीक है, इस ए बी की पावर के को, इस ए बी की पावर के को अजम्पशन से बी पावर के इंटू ए लिख सकता हूं मैं। ठीक है जी, ये भी एज इट इज यहीं पर है। अब देखो, जो भी हम आगे पीछे कर रहे हैं ना, अपने मन से नहीं कर रहे। ये मैंने ट्रू माना था तो ये वहां से आया है। ठीक है भैया, आप लेकिन देखो, जिसको गलत करना हो अभी भी कर देगा। ये दो तीन से बड़े इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अभी भी बच्चा क्या करता है, बोलता है सर चलो ये तो हमने अजम्पशन से यूज कर लिया और मैंने ऐसे ही लिखा जब मेरा पेपर हो रहा था, उसके बाद ना मेरे को बी की पावर के प्लस वन चाहिए था, ये नंबर मल्टीप्लाइंग मैंने बेस सेम पावर ऐड कर दिया। भाई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कॉम्पिटिटिव नहीं होती है, अपने मन से आप आगे पीछे नहीं कर सकते इसे। कहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन ने बताया हुआ है, कहीं तुमने माना हुआ है, वो यूज कर लो आप। तो अभी बी की पावर के साथ बी की पावर के प्लस वन बनाने के लिए यहां बी चाहिए, यानी ए बी को बी ए लिखना पड़ेगा। लेकिन ये मैं गिवन से कह सकता हूं कि मेरे को दिया है ए बी बी ए इक्वल है, इसलिए मैं यहाँ गिवन यूज करूंगा फ्रॉम। अच्छा, दो बारी नंबर वन ले लिया मैंने ऑलरेडी। ठीक है भैया, तो इसे वन ए कर लेते हैं, इसे वन बी कर लेते हैं। ओके, फ्रॉम वन ए बी की पावर के, यहां बहुत जरूरी लिखना पड़ेगा आपको फ्रॉम वन बी। यहाँ नंबर कट जाएंगे, ध्यान देना। फ्रॉम बी वन बी, अजम्पशन से हमने ए बी के को बी के लिखा था, ये जरूर दिखाना। और फिर ये ए बी को जो बी ए कर रहा हूँ मैं, इस ए बी की जगह यहाँ मैं बी ए लिख सकता हूँ, वो मेरे को गिवन है तो मैंने लिख दिया वन ए से लिख सकता हूँ। अब देखो, नंबर मल्टीप्लाइंग बेस सेम, आगे पीछे जो किया हमने सब गिवन यहाँ अजम्पशन से करा है। नंबर मल्टीप्लाइंग बेस सेम, पावर ऐड हो गई इनटू ए, ये आपकी राइट साइड आ गई। इसमें कहीं भी आप अपने मन से आगे पीछे कर गए, ये रीजन नहीं लिखे आपने कहां से आया, ये क्वेश्चन पूरा कट जाएगा आपका। ठीक है भैया, लास्ट में स्टेटमेंट जरूर देना, स्टेटमेंट जरूर देना। नाउ पीके प्लस वन इज ट्रू बाय यूजिंग पीके और assumption implies that statement is true for all natural number by using PMI। ध्यान से करिए पहला पार्ट, सेकंड इससे भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर एरर होने की गुंजाइश है, ध्यान से करना, अभी भी गलत कर दोगे नोट करते करते भी। क्लासेस मैथ्स की तो ऐसे ही ऑल्टरनेट चलेंगी भैया। डे हमारा मंडे वेडनेसडे फ्राइडे फिक्स है। 3 बजे हमारी मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो रही है, अभी यूट्यूब पे चल रही है। ठीक है, एक दो दिन बाद प्रॉपर बैचेस बन के ऑनलाइन चलेंगी, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा किस पोर्टल पे और कैसे चलेंगी। अकाउंट्स की मैं एक दो दिन बाद शुरू करने जा रहा हूँ, उसकी भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अकाउंट्स का भी मेरा बैच स्टार्ट होने जा रहा है एक दो दिन बाद। बहुत सारे बच्चों के ऑलरेडी मैसेज आ चुके हैं, तो ग्रुप वैसे बना रहे हैं, लेकिन इसमें ना काम बहुत होता है भैया, कि पहले बच्चों के मैसेज पढ़ो, फिर किसको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है वो नेम वाइज सबको अलग अलग कैटेगराइज करो, फिर जिस सॉफ्टवेयर में पढ़ाना है वो बड़े झंझट हैं इसमें। ठीक है, फिजिकल क्लास लेना तो बिल्कुल सिंपल सा, आप लोग आ गए वहाँ जाके पढ़ा दिया। यहाँ 1 घंटे की क्लास के लिए 3 घंटे की तैयारी लग जाती है। ठीक है, अब ये इतने सारे सिस्टम कैमराज ये वो बहुत चलिए कोई नहीं, जो काम है वो तो करना ही है।